इतना तो तय हो चुका है कि डी के शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह तय हो चुका है। हालांकि 3 जून के बारे में मीडिया के गलियारे में कुछ चर्चाएं हैं कि 3 जून को हो सकता है, लेकिन जब तक शिवानंद जी या इनके कोई साथी प्रवक्ता हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं देते हैं, तब तक उस बात पर विश्वास करना भी सही नहीं होगा। लेकिन 3 जून को हम सांकेतिक रूप से समझ सकते हैं कि डी के शिव कुमार हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का दावा पेश करें, सरकार बनाने का दावा पेश करें। बिल्कुल। कुछ सवाल केशव जी, और अब इससे थोड़ा इतर चलते हैं। जो कमेंट बॉक्स से सवाल है उसमें लगातार दावा है कि कांग्रेस ने क्या कोई गलती की इस तरह के 2.5 साल के फॉर्मूले को अपनाने के बाद, और अब डी के शिव कुमार जब सत्ता संभालेंगे तो उसके बाद क्या कोई बागी रुख नजर आने वाले हैं सिद्धारमैया की ओर से? बीजेपी के जिस मिशन लोटस की बात होती है, बीजेपी के लिए अब इस पड़ाव के बाद, डी के शिव कुमार की सत्ता संभालने के बाद कितने रास्ते खुल जाते हैं और क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए मुकुंद, राजनीति में एक कैरेक्टराइजेशन करके भी हम लोग देखते हैं, जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं। अब सिद्धारमैया जी का जो कैरेक्टर रहा है ना पॉलिटिक्स में, वो हार्ड लाइनर रहे हैं, बहुत हार्डकोर। उनकी जो राजनीतिक विचारधारा रही है वो द्रविड़ियन राजनीतिक विचारधारा रही है। हिंदी विरोध पर उनकी राजनीति भी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, जैसे तमिलनाडु में होता है। सिद्धारमैया जी खुद को प्रायः नास्तिक के तौर पर, ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले के तौर पर उन्होंने सामाजिक जीवन में पेश किया है। वहीं शिव कुमार को देखेंगे तो वो सर्वसुलभ रहे हैं, वो मास लीडर हैं डी के शिव कुमार। लोगों का, मैं खुद बेंगलोर में रहा हूं काफी वर्षों तक, और फॉर्चुनेटली मतलब मैं जहां रहता था वो डी के शिव कुमार का संसदीय क्षेत्र एक समय पर हुआ करता था। डी के सुरेश उनके भाई हैं, उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। तो डी के शिव कुमार हो या डी के सुरेश हो, इनकी खासियत यह है कि किसी के घर में कोई भी कार्यक्रम है, डी के शिव कुमार आ जाएंगे। किसके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो, बच्चे का जन्म हुआ हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा हो, विवाह शादी कुछ भी होगा, वो पहुंचेंगे। और हर तबके में, ऐसा नहीं है कि जो समाज के रसूखदार लोग हैं उन्हीं के यहाँ जाएंगे, डी के शिव कुमार सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो वो इनका एक कैरेक्टर है। जबकि सिद्धारमैया पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, उनका अपना पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत ही सॉलिड है, लेकिन वो इस तरह से सोशल प्रेजेंस के मामले में थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं सिद्धारमैया हार्डलाइनर। डी के शिव कुमार देखिए महाकुंभ में जाते हैं, सदगुरु के आश्रम में जाते हैं अमित शाह जी के साथ, वहां पर आरती में भी शामिल होते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ झुकाव है। और कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया होगा कि डी के शिव कुमार को आगे बढ़ाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि 2023 हुए 3 साल बीत चुका है। इनके सामने चुनौती 2026 और उसके बाद 2028 की चुनौती होगी इनके पास, और 2029 की चुनौती आगे होगी। तो ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा कि डी के शिव कुमार की ये खासियत है, एक सोशल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, अच्छे कैंपेनर हैं, अच्छे लियाइजनर हैं, अच्छे जननेता हैं। और जिस हिंदुत्व के विजय रथ पर सवार होकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, उसको भी रोकने में, उस अश्वमेध को रोकने में डी के शिव कुमार की भूमिका अहम हो सकती है। और ये दरअसल अहम हुई है। आप 2023 में देखिए तो कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि हाँ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलोकप्रिय जरूर हुई थी। 2018 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद जिस तरह से सरकार बनती है, फिर सरकार गिरती है, फिर भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से आती है, मुख्यमंत्री फिर बनते हैं येदियुरप्पा, फिर मुख्यमंत्री को बदला जाता है। पूरे शहरों पर ऐसे पोस्टर चिपके होते हैं जिस पर भाजपा की सरकार को भ्रष्टाचारी बताने का प्रयास किया जाता है। सारी चीजें थी, लेकिन राज्य दर राज्य जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, उसको देखकर यह नहीं लगता था कि कर्नाटक में कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन डी के शिव कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से, अपनी जो उनकी राजनीतिक पहुंच है लोगों के बीच, उसको भुनाते हुए उन्होंने कर दिखाया। तो मोदी जी और अमित शाह की राजनीति को चुनौती देने वाले बड़े नेता में शुमार हैं डी के शिव कुमार। तो ये सब मामूली बात नहीं है। कांग्रेस ने सारे ऑप्शन अपने विचार करके डी के शिव कुमार के नाम पर आखिरकार मुहर लगाई हुई। लेकिन इस टेक में मैं अपना एक प्रश्न भी देता हूं यहां पर शिवानंद जी के लिए। जैसा कि अभी तक शिवानंद जी के बातों से लग रहा है कि कर्नाटक में अब तक, हालांकि सिद्धारमैया की सरकार में मैंने पहले भी कहा कि डी के शिव कुमार का अहम रोल था,
लेकिन क्या अब कर्नाटक में सत्ता के दो पावर सेंटर होंगे? डीके शिव कुमार सीएम होंगे और क्या हम्म। सिद्धारमैया सुपर सीएम होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कर्नाटक की जनता भी यह जानना चाहेगी कि सरकार आखिर कौन चला रहा है। डीके शिव कुमार चला रहे हैं या सिद्धारमैया जी उनके भी ऊपर बैठ के सुपर सीएम की तरह? क्योंकि आपने भी कहा कि 60% सिद्धारमैया की मर्जी से चलेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दरअसल फिर ये प्रजातांत्रिक एक व्यवस्था, हालांकि पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी में उसके किस नेता का क्या रोल होगा, ये तय है, ये स्पष्ट है। लेकिन फिर भी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहां पर जो सीएम होते हैं, राज्य की सत्ता का संचालन उनका दायित्व और उनका अधिकार होता है। एक सुपर सीएम बिठाने का प्रयास कितना सही रहेगा ये तो खैर आगे चलकर पता चलेगा। दूसरी बात रही डेप्यूटी सीएम बनाने की, तो मुकुंद, डेप्यूटी सीएम या डेप्यूटी पीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के पद की व्याख्या है, प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के पद की व्याख्या है। राज्य मंत्री भी दरअसल नहीं, राज्य मंत्री जो उस विभाग के मंत्री हैं उनके सहयोग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसा कोई रोल संविधान में तो नहीं है। हाँ, अब ये मैं कह रहा हूं तो इसको मिसकोट करने का प्रयास भी हो सकता है कि कोई ये क्लिप चला दे कि उन्होंने डेप्यूटी वन इंडिया के संपादक ने डेप्यूटी सीएम को असंवैधानिक कहा। मैंने ये नहीं कहा कि असंवैधानिक है, बट संवैधानिक नहीं है। डेप्यूटी सीएम का उतना ही रोल है जितना किसी और कैबिनेट मंत्री का। ये सिर्फ कहने के लिए होता है या सिर्फ सम्मान के लिए होता है, ये उनको ढांढस बनाने के लिए होता है कि भाई आप और से थोड़े अलग हैं, थोड़े से ऊपर है, एक और लेयर बना दिया, बस इतनी ही बात है। इससे पहले भी एक और प्रदेश है, वहां पर कई सारे उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक का पड़ोसी राज्य ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में भी सरकार को अपना संतुलन बनाने के लिए जितने चाहे उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अब सवाल है कि एक वोकालिगा समुदाय से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है। लिंगायतों की नाराजगी वर्षों से रही है कांग्रेस की के साथ। कांग्रेस उस नाराजगी को दूर करना चाहेगी। वो नहीं मुख्यमंत्री तो एक उप मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से भी हो, बहुत अच्छा कैंडिडेट इनके पास है, ऑलरेडी महिला भी है, लिंगायत भी है, उनके पास मंत्रालय में काम करने का अनुभव है, लक्ष्मी हेब्बालकर जी हो सकती है। एक दलित समुदाय से भी हो सकता है, एक ओबीसी से भी हो सकता है, एक अल्पसंख्यक से भी हो सकता है। तो जो सिद्धारमैया जी का आहिंदा वोट बैंक का दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी, इन तीनों समाज से एक एक उप मुख्यमंत्री आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, चलता रहेगा। उप मुख्यमंत्री को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि सरकार को भी कुछ इतनी जरूरत होगी रस्साकशी करने की। वो आराम से जितने चाहे, क्योंकि इनके निशाने पर सिर्फ 2 साल का बचा हुआ कार्यकाल नहीं है, इनके निशाने पर 2028 का चुनाव होगा। अगर कांग्रेस 28 के चुनाव को टारगेट नहीं करना चाहती है तो मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पर यह बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल शिवानंद जी, तमाम सवाल केशव जी के आपने अभी सुने होंगे, तमाम तर्क सुने होंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी क्लियर हो पाए कि आखिर कांग्रेस की नीति है क्या इसके पीछे। जिस सुपर सीएम को लेकर भी चर्चा है कि सिद्धारमैया के हाथ में ही कंट्रोल रहेगा, वो कर्नाटक की राजनीति से खुद को हटाना नहीं चाहते और डीके शिव कुमार कुर्सी पर नजर आएंगे, पर असली कंट्रोल, असली चाबी और किसके नीति, किसके विचारों पर काम होने वाला है, थोड़ा इसे क्लियर कर पाए। देखिए, हमारे में कुछ भी हुआ, हाईकमान जो भी निर्णय होगा ये दोनों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या डीके शिव कुमार सर हो या सिद्धरामैया जी या कोई भी जो कर्नाटका में है, जो हाई कमांड में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारा नेता जननायक एलओपी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और रणदीप सुरजेवाला जी जनरल सेक्रेटरी, मैं भी उनके साथ हूँ। तो हमारा एक कमेटी है, कमेटी में निर्णय होता है, अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकते, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन डीके शिव कुमार को कर्नाटका में अभी जो तय हुआ है कि उनको फ्री हैंड रखा गया है कि आपको पार्टी मजबूत करने के लिए गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, माइनॉरिटी और किसान, इनका एक नेता चुने हुए है। एक किसान का बेटा है, गुड बिजनेसमैन भी है। सर ने, जैसे केशव सर ने अभी जो बताया, मैंने बहुत कुछ उनसे सहमत हूँ, क्योंकि डीके शिव कुमार जी छोटा कद वाला नहीं है, बहुत पावरफुल है। साम दाम दंड गौर गरीबों के लिए रास्ते पे उतरेंगे, न्याय के लिए झगड़ेंगे। लिंगायत हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, किसान हो, युवा युवती हो, सीनियर सिटीजन,
सिर्फ कर्नाटक के लिए नहीं, आने वाले दिन हमारा संकट मोचक और आने वाला दिन कांग्रेस के लिए बहुत पावरफुल डीके शिव कुमार सर है। और अभी कर्नाटका में मेरे ख्याल से 20-25 साल डीके शिव कुमार बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छे तरीके से पूरा कर्नाटका को गोर, गरीब, दलित, माइनॉरिटी, मुस्लिम, किसान सबका न्याय मिलने का, महिलाओं को न्याय मिलने का एक हक देंगे। और सिद्धरामैया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटका में एक सलाहकार, एक गाइडलाइंस, एक सीनियर हमारा नेता, उनके आदेश से पालन करके डीके शिव कुमार जी काम करेंगे और सबको लेके हम काम करेंगे। ये देखिए मल्लिकार्जुन अपना जो नरेंद्र मोदी सर है प्राइम मिनिस्टर बने और लाल कृष्ण आडवाणी को 75 एज के बाद हटा दिया। मोदी साहब भी उन्होंने तय किया था 75 एज होने के बाद हट जाएगा, लेकिन मोदी साहब बहुत डेंजर आदमी है जो कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। आरएसएस का भी मोहन भागवत 75 खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी आके आरएसएस में इधर नागपुर आके मिलके उन्होंने चर्चा किया, तुम भी रहो मैं भी रहता हूँ, मेरा दिमाग मत खाओ, तुम भी मत खाओ, हम दोनों मिलके लुटेंगे। आज मोहन भागवत को जज सिक्योरिटी दिया उन्होंने, जो नथुराम गोडसे और महावीर सावरकर जो आतंकवादी संगठन आरएसएस को मोहन भागवत जज सिक्योरिटी दिया, मेरे पैसे से या केशव सर पैसे से, टैक्स का पैसे से मोहन भागवत जी को जज सिक्योरिटी दिया। जिन्होंने महात्मा गांधी जी को मारा गया उसको, उस आतंकवादी संगठन को जज सिक्योरिटी दिया। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उनको ट्वीट भी करूंगा, प्लीज मोहन भागवत जी का कोई देश के लिए कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना। इन्होंने खुद मोहन भागवत जी ने बोला चाहे हिंदू समाज कम हो रहे 4 बच्चे होना चाहिए। अरे 12 साल से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, हिंदू खतरे में अभी है, राम ने तो सबक सिखा दिया। शिवानंद जी विषय पे ही रहते हैं। हाँ केशव जी कुछ जोड़ना चाहते थे आप? नहीं, मैं वही शिवानंद जी को बीच में याद दिलाना चाह रहा था कि आरएसएस को आपकी ही सरकार थी, बैन लगाया गया था और फिर बैन हटाया भी गया, तब भी आपकी ही सरकार थी। और इसी के लिए राहुल गांधी ने भी यह बात बोला था और फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी उनको लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस को क्लीन चिट दिया। मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हम लोग फैक्ट के साथ ही रहते हैं। और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, शिवानंद जी ने, प्रधानमंत्री जी के उम्र सीमा को लेकर के। देखने वाली बात होगी, मजेदार बात यह है 75 साल का पड़ाव मोदी जी इस साल पूरा कर लेंगे तो क्या केंद्र पे भी कुछ सत्ता परिवर्तन हो सकता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी और को जा सकती है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं लगती है। कर्नाटक पर ही रहते हैं तो कर्नाटक के लिए ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि शिवानंद जी इसको बड़ी ही साफगोई से बता रहे हैं कि परिवार है, परिवार में सब लोग सहमति से चलते हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर यह रेखांकित करना हमारा भी धर्म है कि सिद्धारमैया जी कर्नाटक में अगर राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं तो उसका जितना लाभ कांग्रेस को होगा उतने ही हानि की भी आशंका रहेगी। सिद्धारमैया जी ऐसे ही शांत बैठ करके कर्नाटक में अन्ना सांबर खाने के लिए नहीं है, वो डेफिनेटली अपनी पॉलिटिक्स के लिए हैं वहां पर। और सिद्धारमैया जी को चूका हुआ नहीं कह सकते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि उनकी उम्र 78 साल हो गई, 2 साल में 80 साल के हो जाएंगे, 3 साल में 80 साल के हो जाएंगे। 80 साल के नेता के नेतृत्व में कैसे चुनाव में जा सकती है कोई पार्टी, तो ये सब एक अलग बात है। नेता, मैं भी मानता हूं कि नेता का उम्र कोई पैमाना नहीं होता है राजनीतिक सक्रियता का, और राजनीतिक सफलता का कोई नियामक नहीं है कि कम उम्र का नेता है वही सफल होगा, ज्यादा उम्र का है तो वह सफल नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं। सिद्धारमैया जी ने 3 साल बेमिसाल सरकार चलाई है कर्नाटक में, कोई किसी तरह की दबाव में नहीं आने दिया है अपनी कैबिनेट को, ना ही खुद को। सारे फैसले उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ लिए हैं। लेकिन जब सत्ता के 2 ध्रुव हो जाएंगे, जब 2 केंद्र हो जाएंगे, तो फैसला लेने में काफी देर हो सकता है। पहली कैबिनेट में कांग्रेस की सरकार जब आई तो पहली कैबिनेट बैठक में जो उनके 5 प्रॉमिसेस थे उनको लागू कर दिया गया। हालांकि कहा यह भी जाता है कि उन 5 प्रॉमिसेस को लेकर के, जिसकी चर्चा शिवानंद जी आज की बातचीत की शुरुआत में कर रहे थे, महिलाओं को फ्री बस, बुजुर्गों को पेंशन, फ्री बिजली, ये जो 5 प्रॉमिसेस थे कांग्रेस के, जिसके बदौलत कहा जाता है कि कर्नाटक की सत्ता में उनकी वापसी हुई, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
शिव कुमार वो पहली बैठक में ही अड़े हुए थे कि सबसे पहला अगर कोई काम होगा तो यही होगा, और वो तो जनता से जुड़ा हुआ मामला था, उसका लाभ भी देखने को मिला। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कहा जाता है कि कर्नाटका में, और मैंने देखा भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रफ्तार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उससे प्रभावित हुआ। देखिए मुकुंद, ये बात हमेशा होती है जब सरकारें लोक कल्याणकारी नीति अपनाती है, और सरकारों का काम, मैं स्पष्टता कह दूं कि केवल ये नहीं है कि सड़कें चौड़ी बने, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बने और लोगों का जीवन स्तर है वो अच्छा नहीं हो, तो सरकार का दोनों काम होता है। लेकिन प्रायः जब सरकारें ऐसे लोक कल्याणकारी नीतियों में चल पड़ती हैं तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए फंड लाना एक चुनौती बन जाती है, उसको मैनेज करना एक चुनौती बन जाती है। दिल्ली में भी यही हुआ, हम और आप देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में हमेशा कहा जाता, शीला दीक्षित ने दिल्ली को चमकाया था, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब आए तो सड़कें टूटी हो गई, कचरा का अंबार लग गया। दरअसल वहां पर आम आदमी पार्टी, मैं उनके घोटाले पर, उनके भ्रष्टाचार पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह के कार्यक्रम को लेकर आए थे, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री ये, फ्री वो, फ्री बीज, तो वो पूरा करते करते इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए उनके पास फंड नहीं बच जाता अपेक्षित। उसी तरह से स्थिति कर्नाटक में भी हुई, वही कमोबेश स्थिति हिमाचल में हुई, और यह स्थिति केवल कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं होगी जी। जो भी सरकारें इसमें बहुत गहरे जाएंगी वहां पर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक चुनौती रहेगी। अब ये देखना ये होगा कि जब डीके शिव कुमार अब खुद मुख्यमंत्री रहेंगे कर्नाटक के, तो वो इन 5 प्रोमिसेस को लेकर कैसे चलते हैं। साथ ही साथ बेंगलुरु एक मेट्रोपॉलिटन है, कर्नाटक एक प्रदेश है, लेकिन कर्नाटक के बारे में भी कहा जाता है वन स्टेट्स मेनी वर्ल्ड्स, एक ही राज्य में कई सारी दुनिया समाई हुई है कर्नाटक में। वन स्टेट मेनी वर्ल्ड्स, दुनिया भर के लोग वहां पर रोजगार के लिए भी आते हैं। मैं भारत नहीं कह रहा हूं, वो कॉस्मोपॉलिटन हो गया है बेंगलुरु। अब बेंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जो वहां पर ट्रैफिक की समस्याएं हैं, फ्लाईओवर्स की स्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी, सबको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो किस तरह से कैबिनेट पर अपनी छाप जारी रखते हैं। क्या वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया के रूप में जो उनके सामने राज्य में ही चुनौती होंगे उससे निपट पाएंगे, सरकार को अपनी मर्जी से चला पाएंगे, जो जनहित की योजनाएं हैं उनके साथ साथ राज्य के अवसंरचनात्मक विकास पर भी काम कर पाएंगे। ये सारी चुनौतियां उनके साथ सामने, और एक बड़ी राजनीतिक चुनौती भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से ही होंगी उनके सामने, और वो होंगे सिद्धारमैया। सिद्धारमैया जी का जो व्यक्तित्व रहा है और जो उनकी राजनीतिक पहुंच रही है, मैं स्पष्ट अगर आपको आज बताऊं तो सिद्धारमैया जी की पहुंच देवगौड़ा जी के पास भी है। देवगौड़ा जी के डिप्यूटी रह चुके हैं, और शिवानंद जी इस बात को शायद स्वीकार ना करें, लेकिन येडियुरप्पा जी से भी बहुत मधुर संबंध रहे हैं सिद्धारमैया जी के। तो ये कह सकते हैं कि संकट मोचन जो पार्टी के अभी तक थे उनको शायद संकट में भी डाल सकते हैं। दूसरा एक बात और मैं कह दूं जी, संकट मोचन के सामने जांच एजेंसियों का संकट भी आ सकता है। इससे पहले भी डीके शिव कुमार के यहाँ छापे पड़े हैं। अब जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा हमलावर होगी। बिल्कुल। शिवानंद जी, कैसे बचेंगे इन हमलों से और क्या है इस कांग्रेस की तैयारी? अंतिम कमेंट आपसे। देखिए, अभी केशव सर ने जो बोला है, नरेंद्र मोदी, अलीबाबा चालीस चोर पार्टी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव मिसयूज करना इनका धंधा हो गया है, बिजनेस हुआ है। लेकिन इतना इजी नहीं है केशव सर। अभी नरेंद्र मोदी खुद एस्टीन फाइल, ट्रेड डील और नाम नरेंद्र काम सरेंडर, अदानी को बचाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ क्या किया है। 140 करोड़ जनता का उन्होंने खिलवाड़ किया, दबाया, SC ST OBC माइनॉरिटी, धर्म के नाम पे राजनीति खेला। हमने बड़े चुनाव हारे हैं, लेकिन धर्म के नाम पे कभी राजनीति केशव सर हमने कभी नहीं किया, ना करेंगे। युवा युवती की अग्निवीर योजना हम कैंसिल करवा देंगे। और दूसरी बात, और डीके शिव कुमार को हमारा शुभकामना है, अच्छी तरह से आपने एक बात रखा है। देखिए, कुमार स्वामी या देवेगौड़ा जी हमारे साथ शादी किया, लेकिन लिविंग रिलेशन में बीजेपी के साथ चले गए।
इनका करनी और कतनी हमेशा है, लोग सब समझ गए हैं। इसलिए वक्कलिंग समाज से जो डीके शिव कुमार जो आते हैं, वही देवेगौड़ा भी वही समाज के, लेकिन कुमार स्वामी देवेगौड़ा जैसा छाप तय था, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका पकड़ है, मैसूर हो या और अन्य जगह पे जो गौड़ा समाज का जो पकड़ है वो डीके शिव कुमार साहब ने अपने तरफ, कांग्रेस की तरफ खींच लिया है। दूसरी बात, येडियुरप्पा के साथ ये लोगों ने लिंगायत समुदाय से येडियुरप्पा को भगवान मानते थे। उधर ये लोगों ने बीजेपी, एक्चुअली नरेंद्र मोदी कहीं भी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर के जो नाम था, सिद्धरामैया जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नितिन गडकरी जी, ये तीनों में से कोई भी एक होने वाला था। लेकिन ये रंगा बिल्ला, ये दोनों नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी प्लानिंग करके लोगों ने अदानी अंबानी को मिसयूज करके लोगों ने सत्ते पे बैठे हैं। कोई देश के बारे में दोनों को भी कोई लेना देना नहीं, ना आरएसएस को लेना देना नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे। सिर्फ अभी वचबड़े कर्नाटका से है, ये खुद अमेरिका जाके आ गए। ये बोलते हैं कि अखंड भारत, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ डोज पैसा वैसा दिया रहेगा, आप पाकिस्तान के साथ आप रिश्ता रखो, लेकिन 26 माता भगिनी के नाम पे राजनीति खेला। पुलवामा अटैक हो, पठानकोट अटैक हो या पार्लियामेंट अटैक, ये लोगों ने हमेशा राजनीति खेला था। देखिए 400 पार बोला, 240 में रुक गया। इनको अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी और जयंत चौधरी जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, चिराग पासवान जी सपोर्ट नहीं करते तो ये लोग नहीं बनते थे। ये अलीबाबा चालीस तो सरकार, मैं लिख के देता हूँ सर, आज मेरा वर्ड्स लिख के लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 3 मंथ के बाद बीजेपी गवर्नमेंट गिर जाएगा, मेरे पास जो जानकारी है। मैं भी अडानी अंबानी के साथ भी, ना शिवानंद जी, और भी हमारे साथ बहुत कुछ है। और इसमें जो प्रयास ईरान, इसराइल और अमेरिका जो युद्ध चल रहे हैं, इसके वजह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस महंगाई नहीं हुआ है। इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, 140 करोड़ जनते का है, लेकिन उन्होंने बोला सोना मत खरीदो, लेकिन 2 करोड़ रोजगार जो काम करते हैं मजदूर, वो गए तो कहाँ जाने आए, उनका भी फैमिली, उनका भी घर है, उस बारे में कोई सोच नहीं। मैं महाराष्ट्र सर पुणे से आता हूँ, पुणे में 3,500-4 हजार जो चाय बनाने वाला या वड़ा पाव बनाने वाला, जो फुटपाथ पे जो लोग है, उनको गैस 6-7 हजार को मिल रहा है, वो भी नहीं मिलना बंद हो गया। इसलिए उनका बिजनेस 3,500-4 हजार लोगों ने बिजनेस बंद हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन है? देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? ये जो ये एस्टिन फाइल में वो अनिल अंबानी का नाम आया, वो जो दूसरा जो सरदार जी उनका नाम आया, रिजाइन नहीं ले रहे। आज देखो पेपर लीक किया, आज देखिए 23 लाख युवा युवती के साथ खिलवाड़ किया, नीट का पेपर लीक किया, 27 युवा युवती सुसाइड किया। इसकी जिम्मेदारी कौन है? प्रधान जी का रिजाइन लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, हम 100% प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। ये एनएसयूआई यूथ और महिला पूरी तरह से हम रिजाइन लेके उनको घेराव करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे और रिजाइन लेने का प्रयास करेंगे। और कर्नाटका में गुड न्यूज ऐसा है कि विजय थलपति सर और सिद्धरामैया जी का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। कावेरी का इतना सालों से जो कावेरी का जो वाटर का जो इश्यू था, अभी पॉजिटिव होने जा रहे। मेरे को सबसे बड़ा खुशी वो है, क्योंकि भारत देश या कर्नाटका खेती प्रधान देश है, सुजलाम सुफलाम दिन आने वाला है। एक गुड न्यूज है सर। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मैटर चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीफ मिनिस्टर अगर प्लानिंग कर लिया तो दोनों भी मिलके सुझाव हो सकता है। विजय थलपति जी, कल ही मैंने डिबेट किया आज तक में कि योगी आदित्यनाथ जैसे विजय थलपति जी कभी भी नहीं, विजय थलपति 2 साल में कभी भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं, केसेस नहीं है, कभी भी धर्म के नाम पे विजय थलपति राजनीति नहीं खेला। तमिलनाडु में 94% हिंदू समाज होते हुए भी विजय थलपति सर चीफ मिनिस्टर बने, सैल्यूट है। योगी आदित्यनाथ मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढते हैं, हिंदू मुस्लिम करना, गरीबों का घर तोड़ना, यही राजनीति नहीं है। आप एक गरीब का घर बनाने के लिए कितना मुश्किल है। राम तो सबक सिखा दिया, राम के नाम पे गाय काटने चंदा लिया, बड़े मायने में भ्रष्टाचार हुआ। सर अगर आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ सर दोनों मिलकर यूपी में अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री लाया, कुछ रोजगार लाते, तो आज भी उत्तर प्रदेश बिहार से लोग महाराष्ट्र मुंबई में आ रहे हैं। इसका जिम्मेदारी कौन है? महाराष्ट्र के लिए बजट नहीं बढ़ा रहे, कर्नाटक में भी लोग जा रहे हैं, उनके लिए बजट नहीं, गुजरात भी जा रहे हैं, गुजरात में भी बजट नहीं बना रहे। इसके आने वाले दिन में
बजट निर्मला सीतारामन जी तो पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको कुछ है, वो बोलती है प्याज मैं खाती नहीं हूँ, तो ये आंसर उसका है। और चलिए शिवानंद जी, इस पर डिबेट करेंगे कभी आपके साथ, हर बीजेपी के साथी भी होंगे वहां पर करते हैं। और कर्नाटका में आने वाले दिन सुवर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, डीके शिव कुमार सुजलाम सुफलाम सरकार, गौर गरीब दलित पिछड़ों को गरीबों को सरकार आएंगे, युवा युवती को गवर्नमेंट आएंगे, लिंगायत समुदाय का आएगा, कुर्बा आएगा, माइनॉरिटी आएगा, वक्कलिंग का आएगा, सबका सब। जैसे नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नाम पे बोला सबका साथ सबका विकास, वैसा नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार कर्नाटका में सबको साथ में लेके नंबर 1 चीफ मिनिस्टर का काम करेंगे। जैसे कोविड में बहुत बधाइयां भी सर आपको। जी 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 जी, शपथ ग्रहण के लिए हमें दिन देखना है कि कौन सी तारीख होगी जब शपथ लेने नजर आएंगे डीके शिव कुमार। बहुत शुक्रिया आपका शिवानंद जी, वक्त देने के लिए वन इंडिया को। फिर आपके साथ जुड़ेंगे सर और मुकुंद सर को थैंक यू और नमस्ते सर। इस खास चर्चा में केशव सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल ताजा अपडेट ये कि डीके शिव कुमार कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, इस बात पर लगभग मुहर लग चुकी है। कर्नाटक विधानसभा में बैठक शुरू हो गई है। सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया भी अब कर्नाटक विधानसभा पहुंच चुके हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा साफ तौर पर करता है कि बिहार मॉडल आपको कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि सिद्धारमैया के बेटे को मलाईदार पद मिलने की भी आप कह सकते हैं संभावना तय सी होती नजर आ रही है। मामले पर नजर रहेगी, कर्नाटक की इस राजनीति की उठापटक से रूबरू आपको कराते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.